पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नोबल गैस एलिमेंट की डिस्कवरी के बाद लगभग 1900 के आसपास मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया और उसको नाम दिया मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। आइए देखते हैं कि इस मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहली जो इसकी सिग्निफिकेंस है दैट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। इस पीरियोडिक टेबल के डिवाइस होने के बाद जो स्टडी थी एलिमेंट्स की और उनके कंपाउंड्स की वो काफी सिस्टमैटिक हो गई। कैसे? जैसे हमें पता है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है लगभग, तो इसलिए बाय नोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट we can predict the properties of the other element belonging to the same group। तो इस तरीके से लगभग जो स्टडी थी सभी एलिमेंट्स की और उसके कंपाउंड्स की वो हाईली सिस्टमेटाइज हो गई। सेकंड जो इंपॉर्टेंस थी इसकी दैट इज द प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाते वक्त कुछ गैप छोड़ दिए थे फॉर द अननोन एलिमेंट, और उन जगह को, उस अननोन एलिमेंट को उसने नाम कैसे दिया? जैसे एल्यूमिनियम एलिमेंट के एलिमेंट वाले ग्रुप में उससे नीचे जो एलिमेंट आता है उसको उसने ईका एल्यूमिनियम कहा, ईका एल्यूमिनियम। इसी तरह जो सिलिकॉन था उसके नीचे आने वाले एलिमेंट को उसने ईका सिलिकॉन कहा। ईका संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम। और साथ में इन अननोन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी उस समय बता दी गई। बाद में फिर इन एलिमेंट को, ईका एल्यूमिनियम को गैलियम के नाम से और ईका सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम पर डिस्कवर किया गया। तो इस तरीके से इस पीरियोडिक टेबल की वजह से कुछ एक अननोन एलिमेंट जो उस समय नोन नहीं थे उनको डिस्कवर किया गया। तीसरी जो इसकी सिग्निफिकेंस थी दैट वाज द करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक वेट हाईली डाउटफुल थे, जैसे बेरिलियम। बेरिलियम जिसका एटॉमिक वेट 13.5 असाइन किया गया था बिकॉज इट इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट 4.5 इंटू वैलेंसी 3, यानी इसकी वैलेंसी को 3 मान लिया गया था। जब मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती है 13.5, तो बेरिलियम का एटॉमिक वेट कहा गया कि ये 13.5 है। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल में सिचुएशन को देखा गया तो कार्बन जिसका एटॉमिक वेट 12 है और नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक वेट 14 है, इन दोनों के बीच में बेरिलियम आना चाहिए था क्योंकि इसका एटॉमिक वेट 13.5 है। बट पीरियोडिक टेबल में इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं था, तो यहां से आइडिया लगाया गया कि बेरिलियम इनके बीच में नहीं आ सकता है। इसका मतलब बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है वो हमने गलत कैलकुलेट किया है, गलत मेंशन किया है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स एंड कैलकुलेशन द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड टू 2। तब इक्वलेंट वेट 4.5 इंटू वैलेंसी 2 लिखी गई, तो उसके बेस पर जो एटॉमिक वेट था दैट इज फाउंड टू बी 9। तो इस तरीके से बेरिलियम के एटॉमिक वेट को करेक्ट किया गया। लेकिन मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ डिफेक्ट्स भी थे। वो डिफेक्ट्स क्या थे? पहला डिफेक्ट था एनॉमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो वेल डिफाइंड नहीं थी। हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया था, फर्स्ट ए ग्रुप में, बट इट ऑल्सो रिजेंबल्स विद द हैलोजेंस।
हैलोजेंस के साथ भी रिजेंबल करता है। मोरओवर हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, वाइल इसको अल्कली मेटल्स के साथ रखा गया, वो तो मेटेलिक नेचर के होते हैं, ये नॉन मेटल है हाइड्रोजन, तो इसको हैलोजन से भी ये मैच करता है, तो हैलोजन के साथ क्यों नहीं रखा गया? सो दिस वाज अ कंट्रोवर्शियल। सेकंड जो इसका डिफेक्ट था, दैट वाज द एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, इट वाज बेस्ड अपॉन द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर अरेंज किया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम एटॉमिक वेट वाला पहले लिखा जाना चाहिए, ज्यादा एटॉमिक वेट वाला उस एलिमेंट उसके बाद आना चाहिए। बट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द एलिमेंट विथ हाई एटॉमिक वेट precedes the element with low atomic weight, यानी कम एटॉमिक वेट वाला बाद में आया और ज्यादा वाला पहले आया। जैसे कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट का 58.9 और ये 58.7, ये पहले आ गया, ये बाद में आया। इसी तरह से ऑर्गन दैट इज 39.9 और ये पोटेशियम को प्रोसीड कर रहा है जिसका एटॉमिक वेट 39.1 था। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ज्यादा एटॉमिक वेट वाले को पहले लिख दिया गया, कम एटॉमिक वेट वाले को बाद में लिखा गया। इसी तरह से जो थर्ड इसका डिफेक्ट था, दैट वाज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। हमें पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have the same atomic number but different atomic weight, यानी different mass number। जैसे क्लोरीन के होते हैं 35 एंड क्लोरीन 37। क्योंकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एलिमेंट के इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर बनी थी, तो यहां पर दोनों का एटॉमिक वेट डिफरेंट है, तो क्लोरीन के आइसोटोप या हर एक एलिमेंट के आइसोटोप को इंक्लूड करना चाहिए था। इसी तरह से पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को मेन फ्रेम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में जगह न देकर उसको पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे अलग से जगह दी गई, तो ये भी एक काफी कंट्रोवर्शियल इशू था। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ सम डिसिमिलर एलिमेंट्स, जो अलग अलग नेचर के जो एलिमेंट्स थे उनको एक ग्रुप में जगह दे दी गई। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप, ए एंड बी। फर्स्ट ए में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये जो हैं अल्कली मेटल्स होते हैं और हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, परंतु फर्स्ट बी में कौन से हैं? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये जो एलिमेंट होते हैं इनको कॉइनेज एलिमेंट कहा जाता है, कॉइनेज मेटल कहा जाता है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। यानी कम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रख दिया गया, जबकि दोनों की नेचर बिल्कुल अलग है। इसी तरह से कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे, उनको सेपरेट रखा गया, जैसे कॉपर एंड मरकरी, उनको अलग अलग ग्रुप में जगह दे दी गई। तो इस तरीके से ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके डिफेक्ट का, दैट इज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8। 8वें ग्रुप में जो उसका 8वां ग्रुप था, जिसके पीरियोडिक टेबल ने 3 सब ग्रुप बनाए थे, वो कौन कौन से एलिमेंट थे? 8th पीरियड में आयरन, कोबाल्ट, निकल, देन रुदीनियम, रोहोडियम, पैलेडियम एंड देन ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम। ये कहा गया कि जब सभी ग्रुपों के 2-2 सब ग्रुप हैं, देन विदाउट एनी जस्टिफिकेशन 9 एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में जगह दे दी गई। इसके लिए भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई कि ऐसा क्यों किया गया।
So these are the certain defects of modified Mendeleev periodic table. मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए मोजले ने सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने क्या किया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम को अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट पे स्ट्राइक कराया। वहां से जो रेडिएशंस निकली उनकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया एंड ऑब्जर्व दैट कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर रूट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। अब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। सो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड है एटॉमिक नंबर से। यहां से मोजले ने एक नया लॉ दिया दैट वाज कॉल्ड एज अ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, chemical properties of the element are periodic functions of their atomic numbers। यहां पर ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को बदल दिया गया। वहां पर क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, बट यहां पर क्या कहा गया आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मींस इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ their increasing atomic number, then the elements with similar properties repeated after a regular interval, यानी एक फिक्स इंटरवल के बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की रिपीट होनी शुरू हो जाती है यदि हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज करें। दिस रीअकरेंस ऑफ elements of similar properties after a regular interval is called periodicity। ये होती है periodicity कि ये जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो फिर इस पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, क्यों सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट the repetition of similar outer electronic configuration, the repetition of similar outer electronic configuration of the elements is the cause of periodicity। यानी सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिपीट होना ही पीरियोडिसिटी का कारण है। इसी वजह से एक फिक्स इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होती है, यानी
सेम प्रॉपर्टीज मिलनी शुरू हो जाती हैं। यदि हम एक एग्जांपल लेके बात करें, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, यदि हम बात करें अल्कली मेटल्स की, एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37 एंड सो ऑन, यदि इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें हम 1s2 2s1, this is 1s2 2s2 2p6 3s1, likewise 4s1 5s1 then 6s1 और ये आ जाएगा 7s1। सो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में सभी एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है, यानी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इंटरवल के बाद, इंटरवल कौन सा हुआ यहां, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन के बाद फिर सोडियम आ गया, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ मैच कर रही है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ मैच कर रही है। क्यों? क्योंकि इन सभी की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है। एक फिक्स इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टीज, इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमें रिपीटेड मिल रही है, यानी सेम मिल रही है। वो फिक्स इंटरवल क्या है, इससे ऊपर क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, यहां पर 3, यानी 2 के बाद हमें सेम प्रॉपर्टी मिल रही है। उसके बाद 8 के बाद सेम प्रॉपर्टी मिल रही है, 8 के बाद सेम प्रॉपर्टी मिल रही है, फिर 18, पहले 2, फिर 8, फिर 18, फिर 18 एलिमेंट के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज मिल रही है, एंड देन लास्ट 32 एलिमेंट के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज मिल रही है। सो ये वो एक रेगुलर इंटरवल है जिसके बाद हमें फिक्स प्रॉपर्टी, एक सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट की मिलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इन नंबर्स को मैजिक नंबर्स कहा जाता है, मैजिक नंबर्स कहा जाता है। और ये मैजिक नंबर कहीं ना कहीं बोहर के 2n² रूल से रिलेटेड है। इसीलिए जो नई टेबल है, दैट इज मॉडिफाइड, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आल्सो कॉल्ड एज अ बोहर्स टेबल, इसलिए उसको कई बार हम बोहर टेबल भी कहते हैं।